नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जींद उपचुनाव को लेकर हरियाणा की सियासी जमीन में गर्माहट आ गई है। सियासत गर्माती जा रही है, लेकिन अभी तक इस सीट पर कोई भी सियासी पार्टी अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस, बीजेपी, इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी सभी दलों को अपना उम्मीदवार तय करने में पसीने छूट रहे हैं। सभी सियासी दल पहले आप की नीति पर चल रहे हैं। इससे लगता है कि जींद सीट पर अभी दल नामांकन के आखिरी कुछ घंटों में अपना उम्मीदवार फाइनल करेंगे। तो आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर कि आखिर उम्मीदवारों के चयन में देरी क्यों हो रही है। आज की खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा जी इस चर्चा में हमारे साथ बने हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुदेश कटारिया और वरिष्ठ पत्रकार सतीश भारद्वाज आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं। इस चर्चा में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट को देख लेते हैं जिसके जरिए हम समझ पाएंगे कि आखिर नामांकन की तारीख करीब आने तक भी लोगों के उम्मीदवार, तमाम पार्टियों के उम्मीदवार जो हैं वो तय नहीं हो पाए। ऐसा लग रहा है कि अंतिम दिन कुछ घंटे पहले ही उम्मीदवार तय हो पाएंगे और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां पहले आप की कवायद पर चल रही हैं। हरियाणा के जींद में होने वाले उपचुनाव को लेकर इन दिनों प्रदेश की सभी सियासी पार्टियों में एक के बाद एक मंथन का दौर चल रहा है। इस उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां कितनी गंभीर है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि 10 जनवरी नामांकन की अंतिम तिथि बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, लेकिन अब तक एक भी प्रमुख सियासी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों पर मोहर नहीं लगाई है। सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के उम्मीदवारों के ऐलान के इंतजार में है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जींद उपचुनाव में हैवीवेट कैंडिडेट उतारने का इरादा बना चुकी है। कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और जेजेपी किसी ने भी अब तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, जबकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख में अब कुछ घंटे ही बाकी बचे हैं। नॉमिनेशंस अभी तक तो कोई नहीं आया है और लेकिन उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन के अंदर ज़रूर आते होंगे, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है वो नज़दीक आती जा रही है। तो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो भी विलिंग हैं वो अगले कुछ दिनों में ज़रूर नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस 9 जनवरी तक अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। 9 तारीख को फैसला होगा। 9 तारीख को फैसला होगा। उधर हाल ही में इनेलो की फूट से निकली जेजेपी भी जल्द ही उम्मीदवार घोषित करने की बात कह रही है। जेजेपी नेता अजय चौटाला इन दिनों उम्मीदवार को लेकर गहन मंथन में जुटे हैं। निरंतर जेजेपी परिवार बढ़ रहा है। कल भी चौधरी बहादुर सिंह ने ज्वाइन किया था और आज भी आपको दोपहर तक कोई और गुड न्यूज देंगे। मैंने वहां पे भी कहा था कि ये निरंतर सिलसिला चलता रहेगा। तो वहीं बीजेपी ने भी भले ही अब तक अपने उम्मीदवार का ऐलान न किया हो, लेकिन वो जमीनी स्तर पर जींद में प्रचार में जुटी है। खट्टर सरकार में मंत्री विपुल गोयल ने अग्रवाल समाज के लोगों से मुलाकात कर जींद उपचुनाव में भाजपा को जीत दिलाने की अपील की, तो वहीं मीडिया के सामने जीत का दावा भी ठोका। देखिए, जींद उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और परसों नॉमिनेशन की आखिरी डेट है। जितने भी प्रत्याशी हैं सभी पार्टियों के घोषित हो जाएंगे और नामांकन भरने के बाद 14 तारीख के बाद स्क्रूटनी होकर विधिवत इलेक्शन की शुरुआत हो जाएगी। और आज जींद के अंदर हो, जुलाना के अंदर हो, आसपास के क्षेत्रों में जो कि जींद की सीट को प्रभावित करने वाले क्षेत्र हैं, सभी जगह पर लोगों से मिलकर लोगों ने जो सरकार की पिछले 4.25-4.5 साल के अंदर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो विकास की एक लंबी फहरिस्त और लंबी लकीर जो खींची गई है, सभी लोग उसके समर्थन में। बहरहाल जींद का ये उपचुनाव कितना अहम है, ये तो अब आप समझ ही चुके होंगे। अहम होने का कारण ये है कि राजनीतिक पंडित ये मानकर चल रहे हैं कि इस उपचुनाव के नतीजों का असर विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय है, और यही कारण है कि कोई भी दल इस उपचुनाव में सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत चाहता है, लेकिन जीत किसकी होगी उसका फैसला आखिर वोटर को ही करना है। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ विजेंद्र कुमार, टोटल न्यूज, जींद। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं
सुदेश कटारिया, आपका रुख करूंगा। देरी किस बात को लेकर है, आखिर मंथन किस चीज पर चल रहा है? देखिए साकिर जी, करें कार्यकर्ताओं के आधार पर तो हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी है, अनुशासित पार्टी। क्योंकि जिस प्रकार से बानगी के तौर पर हरियाणा प्रदेश में हाल ही में हुए अभी कॉरपोरेशन के चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता ने बताया कि किस प्रकार से हमने आम जनता के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने किस प्रकार से विकास की डोर को मजबूत किया, उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। और पूरे विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जींद की जनता लाल आलियत है कि कब उम्मीदवार की घोषणा हो और कब हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने का काम करें। या आपको डर है कि उम्मीदवार की दूसरी पार्टी ने अच्छा बेहतर उतार दिया और आपका उम्मीदवार वहां के जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठा, तो नतीजे क्या होंगे, इसको लेकर डर है, इसीलिए अभी तक आप लोगों ने भी पत्ते नहीं खोले? देखिए साकिर जी, जात धर्म की तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो अपने एक सशक्त और ईमानदार कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारेगी, चाहे कैंडिडेट कोई हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जींद की जनता जान चुकी है विकास की डोर को मजबूत कौन कर सकता है, आम जनता के हक और हकूक की लड़ाई कौन लड़ सकता है, किसानों के हक और हकूक की लड़ाई कौन लड़ सकता है, कर्मचारियों को हक और हकूक की लड़ाई कौन लड़ सकता है, दलितों के लिए हक और हकूक की लड़ाई कौन लड़ सकता है, गरीब की बात कौन कर सकता है। ये जींद की जनता ने पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है। और बानगी के तौर पर कॉर्पोरेशन के चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता ने बता भी दिया, हमें बिल्कुल किसी प्रकार का डर नहीं है। जल्द ही कैंडिडेट की घोषणा कर दी जाएगी। कोई भी कैंडिडेट आएगा, ईमानदार आएगा, पार्टी से समर्थित आएगा, पार्टी का समर्थित आएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह मजबूत है और आपको आने वाले समय में 28 तारीख को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विधायक बनाने का काम करेगी। ठीक है बालमुकुंद जी, क्या कुछ देरी चल रही है कांग्रेस के भीतर? 9 तारीख भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 9 तारीख तक नाम सामने आ जाएगा, आज 8 तारीख है, क्या कुछ फाइनल हो पाया है अब तक? देखिए, कांग्रेस में एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का पालन किया जाता है और काफ़ी हमारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पार्टी हाईकमान से अप्रोच किया है, अपना निवेदन दिया है जी। उन सब लोगों से हमारे केसी वेणुगोपाल जी जो राष्ट्रीय प्रभारी लगाए गए हैं वो आए थे और मिले थे। इस कड़ी में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि क्योंकि कांग्रेस में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं और ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए लोग हैं, तो सभी लोगों से बैठ करके हमारे प्रभारी जी ने भी, प्रदेशाध्यक्ष जी ने भी पूरे विचार विमर्श करने के बाद सबके निवेदन स्वीकार किए। रघुवीर भारद्वाज जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ, मैं खुद वहां से कैंडिडेट हूं, रमेश सैनी जी हैं, विकास जयप्रकाश जी हैं, तो इस तरीके से सुरेश गोयल साहब हैं, इस तरीके से 8-10 कैंडिडेट हैं। तो सब लोगों ने निवेदन दिया। 6 तारीख को हमारी पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग कल 9 तारीख को सुबह मॉर्निंग होगी और शाम होते होते कैंडिडेट का फैसला कर देंगे। दूसरा मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो साथी ने एक रटा प्रस्ताव पेश कर दिया, इनकी इतनी बुरी हालत है। ये दूसरे दलों से कैंडिडेट डॉक्टर मिड्डा, मरहूम डॉक्टर मिड्डा के लड़के को इन्होंने 2 महीने पहले ज्वाइन कराया, पीछे एक आजाद उम्मीदवार लड़ने वाले थे एकराम कंडेला को ये ले आए। अरे मेरे भाई मेरी बात सुन ले, गहराई से सुन ले। अब एक इन्होंने बहुत बड़ा अरे एक बार सुन तो ले। अरे भैया पहले सुन ले फिर बोलता रहिए। अरे भैया पहले सुन ले। अरे बान की तरह तू ये प्रस्ताव में छोड़, पहले मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुनो, जो मैं बता रहा हूँ आपको। सुदेश जी, ये डिबेट का तरीका नहीं है, ये डिबेट का तरीका नहीं है। सुदेश जी, आपकी बारी में कोई नहीं बोला, अब आप बात सुन लीजिए। अगर जवाब देने लायक बात हो तो आप जवाब दीजिए। जी बालमुकुंद जी, मैं बताता हूं आपको अली साहब, मैं बताता हूं 84.5 साल की उम्र है। मांगेराम गुप्ता हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पहले कांग्रेस में रहे हो। इनके विधायक ज्ञानचंद गुप्ता घर पे आकर के उनको बिठा के लेके आपको दिल्ली चलते हैं, टिकट दे देंगे, और उनसे बात करते थे। लाखन माजरा में जाकर के उनको गाड़ी से उतार दिया। बोला नहीं आप वजनदार कैंडिडेट नहीं है, मतलब जींद से बिठाया और लाखन माजरा उतार दिया मांगेराम गुप्ता को। ये तो इनकी कार्रवाई चल रही है। ये कैंडिडेट ढूंढते फिर रहे हैं। अब आप लाइए अंदाजा क्या इनका, ये क्या ये तस्वीर, क्या ये निगम, चुनाव निगम में कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं था, डिंडोरा पीट रहे ऐसी बातों का। ठीक है, अभी पता लगेगा इस चुनाव में जमानत जब्त होगी बीजेपी की। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार सतीश भारद्वाज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, क्या लग रहा है, देरी की वजह क्या समझ में आ रही है? काफी क्लोज नजर आ रहा है पूरा मामला कि कोई पार्टी तैयार ही नहीं है इस बात को बताने के लिए कि कौन कौन से उम्मीदवार उनके पास संपर्क में है, किसका नाम सामने आ सकता है। क्या जो जातीय समीकरण है वो हावी हो रहे हैं इस वक्त?
कोई जातीय समीकरण हावी नहीं हुए, लेकिन एक बात स्पष्ट है, ये उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हरियाणा की राजनीति पे दूर तक प्रभाव डालेगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी प्रभाव डालेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी पहली बार प्रदेश में सत्तारूढ़ है और उससे जल्दबाजी है इस बात की कि वो अच्छी छाप छोड़ने के लिए, जैसे निगम में उसने परचम लहराया, ये उपचुनाव भी जीत करके एक नई दिशा दे। अपने कार्यकर्ताओं को विकास के नाम पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं वो, और ऑलमोस्ट ये इसको इतनी गंभीरता से ले रहे हैं कि इनकी हाईकमान तक ये मामला है कि कैंडिडेट को फाइनल करने के लिए वो आज शाह जी से इसकी सहमति लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो आकर के इसकी सहमति दे ताकि वो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करे। ठीक है, लेकिन सतीश जी 8 तारीख आज आ गई, 10 तारीख आखिरी दिन नामांकन का है। ऐसा क्या मंथन पार्टियों के बीच में? कोई पार्टी सामने नहीं ला पा रही अभी तक उम्मीदवार, और सब इसी इंतजार में है कि बेहतर से बेहतर उम्मीदवार ढूंढें, दूसरी पार्टियों से कौन आ सकता है, किसको ले सकते हैं। तमाम गणित जो जींद को लेकर है वो लगाया जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर बहुत बड़ी पार्टी। सुदेश जी आऊंगा आपके पास। बहुत बड़ा असर डालती है जी सतीश जी। इनेलो के अंदर जो फूट हुई है वो इस उपचुनाव को भी असर डाल रही है कि वो उनका एक दावा इतना मजबूत नहीं है, जबकि कांग्रेस यहाँ से 4 बार पहले जीत दर्ज कर चुकी है। मजबूत होने के बावजूद भी आपस में कई धड़ों में बटी हुई है, हर धड़ा अपने कैंडिडेट को टिकट दिलाना चाहता है। लेकिन यहाँ बीजेपी एक ही बात है, उनका एजेंडा एक ही है कि किसी भी तरीके से विजय पताका लहराई जाए और जिसका संदेश सारे कार्यकर्ताओं में जाए तो पूरे प्रदेश में जाए, पार्टी हाईकमान भी उनकी पीठ थपथपाए, ये ऐसा सोचते हैं। ठीक है सुदेश जी, जिस तरह से आपकी पार्टी के भीतर भी चुनाव समिति की बैठक हुई, दिल्ली तक पे बैठक हुई, उसके बाद कहा यह गया कि आला कमान इस पर फैसला लेके 8 तारीख आज हो चुकी है, क्या कुछ देख रहे हैं आप? क्योंकि बीजेपी की ये सीट नहीं रही है, जींद की जो सीट है वो कांग्रेस या इंडियन नेशनल लोकदल के पास अब तक रही है। ऐसे में आप लोग किन बातों को ध्यान में रख रहे हैं उम्मीदवार को चयन करते समय? देखिए साकिर जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, देखने वाली बात यह नहीं है कि चयन में देरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर बहुत बड़ी पार्टी, हर कार्यकर्ता का ध्यान रखती है कौन ईमानदारी से कितना काम कर रहा है। वो हमारा एक केंद्र नेतृत्व भी है, हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व भी है। जिस प्रकार से केंद्र के नेतृत्व में 2 पर्यवेक्षक सुधा यादव जी और हमारे धनखड़ साहब जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनको लगाया गया, जनता से सलाह मशवरा की गई कि कार्यकर्ताओं के आधार पर जिस प्रकार से बड़ा कुनबा है तो स्वाभाविक बात है देरी होती है, लेकिन जो भी कैंडिडेट आएगा भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह मजबूत है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा सभी दल, जिस प्रकार से मेरे साथी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कह रहे थे, मेरे प्रवक्ता साहब कि अभी 5 कैंडिडेट आए हैं, 5 नॉमिनेशन करने गए हैं वहां पर कैंडिडेट, लेकिन हम आपको बड़ी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि एक नाम आएगा और आला कमान उसको नियुक्त करेगा और उसके आने के बाद चट्टान की तरह पार्टी मजबूत है। आने वाले समय में जींद की जनता उस पर मोहर लगाकर उसको विधायक बनाने का काम करेगी। ठीक है सुदेश जी, ये बात आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में पहले ले रही है, उनके सदस्यों को ले रही है जो मजबूत उम्मीदवार हैं उस क्षेत्र के, और उसके बाद उनको टिकट देने की कवायद की जा रही है। ऐसे में जो कार्यकर्ता वहां काम कर रहा है, आप कह रहे हैं कि ईमानदार कार्यकर्ता ढूंढा जा रहा है, बल्कि ईमानदार कार्यकर्ता नहीं बल्कि जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में आपकी पार्टी। बिल्कुल, देखिए साकिर जी, चुनाव के समय में मतलब आम धारणा है कि कैंडिडेट आते रहते हैं जाते रहते हैं, कि हर पार्टी एक आम धारणा है कि किसी भी दल का कोई भी नेता आए, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता आए, कोई काम करने वाला आए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, विचारधारा है। इस विचारधारा से अगर कोई भी सहमत होता है तो उसका मोस्ट वेलकम है। बात टिकट की है तो टिकट की हमने बता दिया आपको, केंद्रीय नेतृत्व हमारे हरियाणा प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, सुभाष बराला साहब, संगठन मंत्री सुरेश भट्ट जी, हमारे प्रभारी अनिल जैन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, ये सब मिलकर तय करेंगे कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन कोई पार्टी में आना जाना इस प्रकार की बात चुनाव के समय आम बात होती है और लगी रहती है। ठीक है, इस विचारधारा से अगर कोई सहमत है तो उसका मोस्ट वेलकम स्वागत है। ठीक है बाल मुकुंद जी, मैं आपके माध्यम से हमारे प्रवक्ता साथी से यह पूछना चाहता हूं, जैसे मैंने नाम गिनाए, रघुवीर भारद्वाज जी, प्रमोद सहवाग जी, सुधीर गौतम जी, सत्तू डांडा जी, सुरेश गोयल जी, रमेश सैनी जी, विकास जयप्रकाश जी, इस तरीके से प्रवक्ता साथी अगर भाजपा की बात रखने आए हैं तो मैंने तो 3 नाम इनके भी गिना दिए जो उधार के कैंडिडेट ये लेके आए हैं। ये बताएं तो वहां कौन कैंडिडेट, मतलब 2-4 के नाम तो गिनाए कि इनमें से कैंडिडेट आ सकता है,
कोई 4.5 साल के कार्यकाल में इनके पास एक कैंडिडेट भी इंतजार नहीं कीजिए, है। कल तो घोषणा कहाँ हो ये जाएगी, आपके राजनीति सामने नाम आ जाएगा, आपको एक मैं नाम बताना आएगा चाहूंगा, हमारा। इनके जो मंत्री हमारा एक नाम आएगा, पांच कटारिया नहीं जी, जाएंगे। ठीक है सुदेश जी, सुदेश जी एक मिनट कटारिया जी, कटारिया जी, ठीक है। हम 2 ही आदमी हैं। आज बड़ी अच्छी बहस है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 2 ही प्रवक्ता बैठे हैं। मैं बोलूंगा, उसके बाद आप बोलिए, ठीक है। बड़ा अच्छा रहेगा, हेल्दी डिस्कशन होगा। ठीक है, जिस तरीके से 4.5 साल में डॉक्टर अशोक तंवर ने हरियाणा में काम किया है, एक एक गली कूचे में हमने दस्तक दी है। डॉक्टर अशोक तंवर जी ने साइकिल यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा, पैदल यात्रा, इस तरीके से जब प्रदेश अध्यक्ष काम करता है, आपके प्रदेश अध्यक्ष का तो अता पता ही नहीं, वो रहते कहाँ है। तो आपके जो मंत्रिमंडल में 13 मंत्री हैं, साकिब जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1-2 मंत्री को छोड़ करके 5-10 मंत्रियों को तो हरियाणा में ये भी नहीं पता जींद है कहां। जींद नहीं गए इनके मंत्री, अभी इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, अब ये जींद जाने लगे। विपुल गोयल का आप जिक्र कर रहे थे, विपुल गोयल कभी जींद नहीं गए, विपुल गोयल जी जींद में ही नहीं गए। आपके उनकी डायरेक्ट आप आरटीआई से मांग लेना कि कभी जींद का उन्होंने दौरा भी किया है। ये लोग कहां की बात करते हैं, किस विकास की बात करते हैं? आधे से ज्यादा मंत्री तो आज तक जींद नहीं गए हैं। ठीक है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं आपको आरटीआई से निकलवा के दे दूंगा। क्या विकास की बात करते हैं ये लोग? ठीक है सुदेश जी, हम लेके आएंगे जी। सुदेश जी, बालमुकुंद जी, मैं आपकी बात की सारे का जवाब दे दूं। हमारे प्रदेशाध्यक्ष की अगर बात करें तो इतना संघर्षशील और यशस्वी हमारा प्रदेशाध्यक्ष है, जिसने हरियाणा प्रदेश में इतनी मजबूती से पार्टी को खड़ा किया, कार्यकर्ताओं के आधार पर जिस प्रकार से सरकार और प्रशासन और कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाने का काम किया, इतनी क्षमता किसी में नहीं है। आपकी अगर बात करें तो आपके प्रदेशाध्यक्ष को कोई भी नहीं मानता सिवाय छोड़कर आपको। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बयान देंगे, वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है। अभी कुमारी शैलजा जी बयान देंगे, वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे प्रदेशाध्यक्ष का एक बयान वो अडिग है, अटल है। उसने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। आपके कार्यकर्ताओं की तरह नहीं कि जिस प्रकार से आपके प्रदेशाध्यक्ष को लाठी और डंडों से पीटा जाता है। आप ही के जलसों में कितनी शर्म की बात है, आप बात करते हैं। हमारा प्रदेशाध्यक्ष इतना मजबूत आदमी है और इतना मजबूत नेतृत्व उन्होंने दिया है कि सुबह उठने से पहले जब 6 बजे से और 10 बजे तक वो वॉक करता है तो अपने इलाके में दौरे पर होता है, कॉलोनियों में होता है, वार्डों में होता है। इस प्रकार से विकास की डोर को मजबूत करके, इस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से कंधा मिलाकर हरियाणा प्रदेश की डोर को, उसने विकास को मजबूत करने का काम किया है, जिसका नतीजा 5 जिलों में हुए अभी हाल ही में कॉर्पोरेशन चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ी। हरियाणा प्रदेश की जनता ने बता दिया है और जींद की जनता भी आने वाले समय में बता देगी हमारा प्रदेशाध्यक्ष कितना मजबूत है, हमारे मुख्यमंत्री कितने मजबूत, हमारी पार्टी कितनी मजबूत है, वो आपको 28 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है, पार्टी के स्तर पर प्रवक्ता के लिहाज से आप लोग अपनी अपनी पार्टी का डिफेंस कर रहे हैं। बालमुकुंद जी, हाँ, आपको कुछ कहना हो ताकि आप इसका काउंटर कर दें और उसके बाद हम जींद पे लौटेंगे, क्योंकि ये पार्टी वर्सेस पार्टी ये तो चलता ही रहेगा आपका। जी बालमुकुंद जी, ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। बिल्कुल, सुभाष बराड़ा जी इनके अध्यक्ष हैं, टोहाना से विधायक हैं। वहां की जाखल पालिका के चुनाव हुए हैं, एक भी सीट ये जीत नहीं पाए। 13 के 13 सीट आदरणीय डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में हमारे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते। और एक रोचक बात यह है कि कौन से समर्थित में जाखल उसमें पड़ता है। अरे हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है वो सांसद रहे हैं, सिरसा से, सिरसा में जाखल पड़ती है और आपके टोहाना में भी जाखल पड़ती है। एक भी सीट आप जीत नहीं पाए। ये डॉक्टर अशोक तंवर की मेहनत का कमाल है। एक जगह हमने एक भी सीट आप नहीं जीत पाए। ये मैं ऑन रिकॉर्ड प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और श्रीमान जी कहा के ये यशस्वी शब्द ले आते हैं जो डॉक्टर, पता नहीं पार्टी में क्या मैंने सब पता है। मैं श्रीमान जी, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, AA हूँ, मुझे सब पता इन चीजों का। आप तो पढ़ी पढ़ाई लिख के लाते हो बात, मैं तो आंकड़ों के आधार पर नहीं, मैं इस तरह से बोलता हूँ कि जो सच्चाई है, जो जमीनी सतह पर एक भी अगर जाखल मंडी में एक भी आपका MC जीते हो तो मैं यही डिबेट में मान लेता हूँ कि बालमुकुंद जी क्या बात करते हैं। सुदेश जी, बालमुकुंद जी, अब जींद पर लौटते हैं और मैं सतीश जी का रुख करूंगा। सतीश जी, क्या जींद के चुनाव में उम्मीदवार का चेहरा एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि किस चेहरे को आपने उतारा है? क्योंकि ये उपचुनाव ऐसा लग रहा है कि सभी पार्टियों के पसीने छूट रहे हैं। जी, बहुत बड़ा फैक्टर है। ये कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है कि गैर जाट है, जाट है, मतलब इसका नहीं सवाल हो रहा। सवाल ये है कि जो कैंडिडेट हो मजबूत और जिताऊ हो। सर, मिडा जी के लड़के का नाम आ रहा है, उससे सहानुभूति वोट बटोरने का मतलब यह है कि आज तक बीजेपी कभी जीती नहीं और फिर भी वो दावेदार है सबसे ज्यादा जीतने की। और ये दोनों पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टी हैं फिर भी पिछड़ी हुई हैं, उससे पीछे हैं, क्योंकि आपस में इनकी फूट है। और बीजेपी के अंदर आवाज एक ही है, जो भी ऊपर हाईकमान का फैसला होगा। कार्यकर्ताओं को भी उस पर विश्वास है, प्रदेश के नेताओं को भी उस पर विश्वास है कि वो कैंडिडेट अच्छा ही होगा और वो जिताएगा पार्टी को।
लेकिन जननायक जनता पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? वो भी मजबूत दावा ठोक रही है, वहां पर उम्मीदवार की तलाश में वो भी हैं और जितने भी नए लोग हैं, नए यूथ उस क्षेत्र में हैं, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम नेताओं से संपर्क में भी हैं वो लोग। जननायक जनता पार्टी का जहां तक है, उन्होंने सारी शक्ति उसमें लगा दी है। इस उपचुनाव को जीतने के लिए उन्होंने इसको अपना मान सम्मान करना का सवाल बना लिया है, लेकिन फिर भी वो फूट के कारण पिछड़ रही है। आपस में दोनों पार्टियों में फूट होने से, इनेलो और जननायक पार्टी के अंदर फूट होने से वो अभी भी कभी भी रेस में नहीं है, जीत की रेस में नहीं है। ठीक है, बालमुकुंद जी आपका रुख करूंगा। पार्टी की छवि ऐसी बन रही है कि अलग अलग गुट हैं और विपक्ष भी इसी मुद्दे को जब हाईलाइट करता है तो वो छवि कहीं ना कहीं सामने आती है और पार्टी के तमाम नेता चाहे कितनी बार कहें कि हम लोग एकजुट हैं, वो चीज कहीं ना कहीं छवि जो है वो बनती चली जाती है। ऐसे में ये जो उपचुनाव है ये खासा अहम आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि इस पे आप मजबूत दावा भी ठोक रहे हैं, सिंबल के साथ मैदान में हो। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं आपके पार्टी के, वो एकजुट होकर उम्मीदवार के चयन समिति की बैठक में भी पहुंचे थे। लिहाजा कितना अहम होगा इस छवि को तोड़ पाना आप लोगों के लिए? देखिए शाकिर अली साहब जी, ये जो आज आपने सवाल पूछा है जी, ये इसका मैं जो जवाब दूंगा वो मील का पत्थर साबित होगा हरियाणा की राजनीति में। ठीक है, मैं आपका इस बात के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं, आपने ये बात की। देखिए कांग्रेस जो है ज्यादातर समय शासन में रही हरियाणा में जी, हरियाणा बनने से आज तक ज्यादातर समय में शासन में रही है। ठीक है, शासन में रहते रहते हमने प्रदेश को 4-5 मुख्यमंत्री दिए हैं और जो मुख्यमंत्री एक बार रहता है तो लोगों से उसका संपर्क जनसुगड़ाव बढ़ता है। जैसे बंसीलाल जी, आदरणीय बंसीलाल जी मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार से किरण चौधरी जी आती हैं। आदरणीय चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार से कुलदीप बिश्नोई आते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके वो आज भी खुद सक्रिय है राजनीति में। और डॉक्टर अशोक तंवर एक ऐसे राष्ट्रीय नेतृत्व, एक उनकी छवि है, वो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस के 4.5 साल से अध्यक्ष हैं, प्रदेश राष्ट्रीय सत्र पर सचिव रहे हैं। एक बड़ा उनका नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेता हैं वो। तो ये हमारे इतने नेता जब मिल जाते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय सत्र पर हमारे मीडिया इंचार्ज है, तो बहुत ज्यादा नेतृत्व है। आज हरियाणा में मैंने आपको 10 तो नाम ये गिना दिए, 10-10 अगर आइए 3-3, 4-4 विधायकों को जिता के लाएंगे, सरकार वैसे बना देंगे। इस वजह से ये मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये जो ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारे जैसे मैं इसको पूरा करता हूं, उसके बाद से आप मुझे समय मत देना। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत से जो नेता हैं, वो जो लोग नीचे का काम करते हैं जमीनी स्तर पर, वो लोग इनसे जुड़ते हैं। अब आज की हालात हरियाणा की, जींद की प्रॉपर आप लेकर चलिए जी। जींद में 4 लोग ऐसे नेता हैं मेरे समेत जी, रघुवीर भारद्वाज जी, सुधीर गौतम जी और प्रमोद सहवाग जी और मैं, जो पिछले 4 साल से घर ही नहीं बैठे, हल्के में घूमते रहे। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सुधीर गौतम जी का इंटरेस्ट है, जैसे राजनीति में उन्होंने चुनाव पहले लड़ा है, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष है, मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूं, चेयरमैन हूं पार्टी में, एक प्रकोष्ठ का उनके साथ जुड़ा। प्रमोद सहवाग जी हमारे अशोक तंवर जी के साथ जुड़े हुए, ज्यादातर लोग अशोक तंवर जी के साथ जुड़े हुए, रघुवीर भारद्वाज जी अशोक तंवर के साथ जुड़े हुए। तो इसलिए एक बहुत बड़ा नेतृत्व है, बहुत ज्यादा नेता है। तो लाजमी तौर पर सभी मुख्यमंत्री इस तरीके के रहे हैं हमारे देश में, जिन्होंने प्रदेश में काम किया, लोग उनसे जुड़े हुए हैं। जो लोग टिकट मांगते हैं वो लोग उनसे जुड़े। और सबसे बड़ा नेता आज जो नेतृत्व उभर के आया डॉक्टर अशोक तंवर जी का, राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय पटल पर राजनीति उन्होंने करते हुए 20 साल का उनकी राजनीति का इतिहास है। 20 के 20 साल में वो मेन फेम में रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति में रहे, उसके बाद हरियाणा राजनीति में। अब बहुत ज्यादा लोग जुड़ते हैं। अब देखिए आज हमने कुबेर होटल में उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने 10,000 लोगों का आह्वान किया था, आज 20,000 लोग बैठे हुए थे। मैं यहां बुला लिया, वहां पर मैं लाइन में मेरा नंबर ही नहीं आया, तो 20,000 लोग आगे एक उनके बुलाए हुए। आप देखिए तो जींद में क्या हालात होगी। मैं तो समझता हूं इन लोगों को वहां जगह कैसे मिलेगी, कैसे लोग रहेंगे, किस तरह। अकेली कांग्रेस अगर जींद में रहेगी तो भी लोगों को जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए। तो आज हालात यह है कि सब कुछ कांग्रेस में हो गया, बीजेपी के लोगों को तो जगह नहीं पाएगी। ये तो बिल्कुल एकदम ढूंढने से भी मिलेंगे। ये जो है ना अपने कटारिया साहब, ये आज तक जींद नहीं गए। मैं तो खुद जींद का रहने वाला हूं और खुद वहां कैंडिडेट हूं। ठीक है, बालमुकुंद जी, आपने पार्टी के उन तमाम चीजों को आपने स्पष्ट करने की कोशिश की है भरपूर तरीके से। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद सुदेश कटारिया जी मैं आपके पास आऊंगा, इसका काउंटर भी लूंगा और तमाम सवाल होंगे जींद से जुड़े हुए कि आखिर मुद्दा क्या रहेगा। उम्मीदवार आएगा 10 तारीख से पहले, लेकिन उम्मीदवार किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगा, ब्रेक के बाद उस पर चर्चा। तो चर्चा हमारी जारी है। जींद के उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। उम्मीदवारों का नाम 10 तारीख तक ही सामने आने की ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हावी रह सकते हैं इन चुनावों में। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं मेहमान। सतीश जी, मैं आपका रुख करूंगा।
जींद चुनाव जिस तरह से हमने कहा कि चेहरा एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो क्या मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को जनता चाहेगी कि उठें चुनावी दंगल में और जो उम्मीदवार जीत के आए उन मुद्दों का हल निकाले? वो मुद्दे क्या कुछ हो सकते हैं? जनता चाहती है कि जातिवाद से चुनाव ना लड़ा जाए, विकास के मुद्दे पे लड़ा जाए, और इसको आधार बनाकर के जनता ने मन बना रखा है कि किसको वोट देना है, ये कैसे देना है। ये हालांकि भारतीय जनता पार्टी वहां कभी जीती नहीं है, लेकिन फिर भी ये बड़े मनोबल इनका बहुत ऊंचा है, क्योंकि पालिका चुनाव के अंदर नगर पालिकाओं में जिस तरीके से उनको भारी जीत मिली है, उससे सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और सारी पार्टियों का मोरल डाउन है इनके सामने। लेकिन सतीश जी, जो पालिका चुनाव हुए थे, मेयर चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस भी सिंबल के साथ नहीं थी, सीधे तौर पे नहीं थी, परोक्ष रूप से जरूर हो सकती है। जननायक जनता पार्टी भी उस चुनाव में मैदान में नहीं थी। लेकिन ये जो जींद है, यहाँ पर जननायक जनता पार्टी भी अच्छा दम दिखाने की कोशिश में है, कांग्रेस भी सिंबल के साथ उतर रही है और इंडियन नेशनल लोकदल के जो बड़ा नेतृत्व है वो भी चुनावी मैदान में प्रचार के लिए कम से कम जरूर उतरेगा। और एक ही सीट है इसलिए ज्यादा फोकस रहेगा। तो ये कुछ फैक्टर रहेंगे जिससे कुछ मदद मिल सकती है। जननायक जनता पार्टी ने काफी मेहनत की है और अब भी बड़ी गंभीरता से वो इस उपचुनाव को ले रहे हैं। जहां तक उनका ख्याल है कि सारे नेतृत्व का एक ही इच्छा है कि किसी तरीके से ऐसा कैंडिडेट आए जो जीत दर्ज करे, और उसी के ऊपर वो सारे गंभीर होकर के इसकी मंत्रणा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से सलाह कर रहे हैं, हल्के में जा रहे हैं, घर घर जाकर के उन्होंने अलग जगाई है। मुझे लगता है कि वो ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल गंभीर नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से चुनाव को लड़ेंगे और जिसको जितनी वोट मिलेंगे वो भी एक महत्व रहेगा अपने आप में। जिसको चाहे कांग्रेस को कितनी वोट मिलेंगे या जननायक जनता पार्टी को या इनेलो को कितनी वोट मिलेंगे, इन बातों का दूरगामी असर पड़ेगा। ठीक है, बालमुकुंद जी आपका रुख करूंगा और बहुत ही संक्षिप्त में जानना चाहूंगा मुद्दे क्या कुछ आप लोगों के सामने रहेंगे। उम्मीदवार 10 तारीख से पहले आ ही जाएगा और नामांकन भी हो जाएगा, लेकिन क्या मुद्दे रहेंगे जो फोकस में रहेंगे? जीत के लिए आप लोग क्या कुछ करना चाहेंगे अगर आपका उम्मीदवार जीतता है? क्योंकि आप लोगों की भी ये सीट रही है, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस दोनों के पास ही ये सीट रही है अधिकतर। देखिए, ज्यादातर कांग्रेस यहाँ से विधायक बनते रहे हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस ने विकास के आयाम स्थापित किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो राजनीति में एक आम नीचे तक के आदमी को पहुँचाने की सहूलियतों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया जाता है। तो कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ यूनिवर्सिटी बनी है, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और आज फल फूल रहा है वो विश्वविद्यालय। इसी तरह हॉस्पिटलिटी में 100 बेड का हॉस्पिटल था, उसको 200 बेड का करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और एक दिल्ली से लेकर के पंजाब बॉर्डर तक 4 लेन का काम मैक्सिमम हमारे टाइम में पूरा हो गया था, रोहतक से आगे तक आ गया था, कुछ काम रह गया था जो अभी पूर्ण रूप से हुआ है, वो सारा कांग्रेस शासन की देन है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा, क्योंकि देखो हम मुख्य विपक्ष में बैठे हैं, तो विपक्ष की हमारी ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो इनकी नाकामियां हैं उनको भी गिनाने का काम हमें करना चाहिए। तो उस आधार पर मैं कह चाहता हूँ, एक भी ऐसा कोई काम नहीं आज भारतीय जनता पार्टी के पास कि जींद को लेकर के ये लोग बताएं। हाँ, दूसरा मैं एक बताता हूँ, हमने रेलवे ओवर ब्रिज बनाए वहाँ जींद में, जाम की समस्या से निजात दिलाने के रेलवे ओवर ब्रिज बनाए, और शहर से बाहर हम बस स्टैंड को लेकर गए। तो कांग्रेस के टाइम में इतनी जितनी घोषणा हुई उनको हमने अमली जमा भी पहना। आज ये लोग बीजेपी के जो लोग हैं, एक चीज अगर कटारिया जी अभी अगर आपके सामने को लेके आए, को एक ऐसी भूमिका तैयार करके ले आए कि वो बता दे कि जींद में हमने ये काम किया, हमने वहाँ नए स्टेडियमों का निर्माण करवाया था, कांग्रेस के शासनकाल में ही सारे काम हुए। ये तो प्रदेश की जनता के आजादी के बच्चा बच्चा जानता है कि हमने कितने काम किए। मैं आपको दूसरा कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी एक मुद्दा है, वो नाकामी इनकी, विकास कुछ ये करा नहीं पाए, वो इनकी नाकामी है। बहुत सी ऐसी नाकामियां जो मैं गिना सकता हूं, बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास। ठीक है सुदेश जी, मैं आपका रुख करूंगा, अब आपके पास पूरा समय रहेगा। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जींद उपचुनाव में जिसको लेकर आपकी पार्टी का उम्मीदवार मैदान में जाएगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि विकास के नाम पर चुनाव होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो वो आखिर विकास क्या होगा जो जींद के जनता को, वहां के मतदाता को मिल सकता है? देखिए साकिर जी, सबसे पहले तो मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले घोषणा की थी, अगर वो चुनाव मैदान में जाएगी तो विकास और ईमानदारी के नाम पर जाएगी, चाहे वो पिछले कॉर्पोरेशन के चुनाव हो चाहे जींद का चुनाव हो। हमारा मुद्दा ईमानदारी और विकास का है। जिस प्रकार से 4.5 साल पहले हरियाणा प्रदेश में जब हम आए तो हालात हरियाणा प्रदेश के बद से बदतर थे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लगा लो, चाहे विकास को लगा लो।
चाहे नौकरियों को लगा लो, जिस प्रकार से इनके टाइम में नौकरियों में बंदरबाट होती थी, जिस प्रकार लूट और झूठ की राजनीति इन लोगों ने की, जिस प्रकार से पीएन की नौकरी के भी 5-5, 7-7 लाख रुपए के दलाल इन लोगों के घूमते थे, जिस प्रकार के आप लोगों ने ओम प्रकाश चौटाला जी का भी देखा होगा, जिस प्रकार से नौकरियों की बंदरबाट में जेल में है। लेकिन हमारे कार्यकाल में आम आदमी को राहत पहुंचाने का काम हुआ है, आम आदमी के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी गई है। सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो उपलब्धि रही वो रही पारदर्शिता से और योग्यता के आधार पर हमने नौकरी देने का काम किया। जिन लोगों को जेबीटी के 11,000 टीचरों के रोड पर छोड़कर चले गए थे, और बहुत सारे ऐसे पद है जिन्होंने गलत तरीके से भर्ती करके और बीच में लटका के चले गए थे, कोर्ट में लड़ाई लड़के उनको भी ज्वाइन करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हुआ। जिस प्रकार से मेरे भाई बालमुकुंद जी गिनवा रहे थे, 100 बेड से 200 बेड का अगर हॉस्पिटल इन्होंने किया हो तो रिकॉर्ड के आधार पर बता। जी सुदेश जी, ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या है, सुदेश जी के पास जाएंगे। बालमुकुंद जी, जिन चीजों का जिक्र कर रहे थे 100 बेड से 200 बेड का, उसका कोई जवाब आपके पास होगा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि शायद आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे कि अगर आपके पास आंकड़े हो तो आप बताइए। बहुत संक्षिप्त में चाहूंगा, हो सकता है तकनीकी समस्या दुरुस्त हो जाए। नहीं, वो तो अब टेंडर प्रक्रिया कब हुई, कितना काम कब हुआ, पेमेंट कब हुई, सब कुछ वो तो आंकड़ों में होता है। देखिए, हमने जो नाम आपको गिना दी, जो चीजें अब मैंने जो आप चीजें गिना दी उस पर मैं ताकीद करूंगा उसकी, और वो हम अगर आंकड़े चाहिए तो बीजेपी के मेरे साथी प्रवक्ता है, व्हाट्सएप करके भेज दूंगा मैं कल, इनको कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये तो चीजें जो मैं गिना रहा हूँ, एक यूनिवर्सिटी इतना बड़ा स्थापना हमने यूनिवर्सिटी की है, समयावधि के मैं पूरी बता दूंगा, इतने साल में हमने की है वो तो की है, और ब्रिज बनाए हैं तो बनाए हैं, डेवलपमेंट के जो काम किए वो किए हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आज सरकार में, उल्टा ये मेरे से पूछने लगे। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, ये एक बार ये बता दे, कोई 2 काम बता दे को जींद में इन्होंने किए हैं, 2 काम। ठीक है, फिर एक पे भी आ जाऊंगा, कोई एक ऐसा काम बता दे जींद में इन्होंने किया है। ठीक है, सुदेश जी के मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं। जी बिल्कुल, सुदेश जी के पास मैं जाऊंगा, कुछ तकनीकी समस्या है, उसके बाद स्पेसिफिक तौर पर जींद को लेकर मैं सवाल करूंगा। सतीश जी, मैं आपका रुख करता हूं। सतीश जी, बार बार विकास विकास और विकास का नाम दिया जाता है, नारा दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पे वो विकास है क्या, उसे परिभाषित कैसे करते हैं? हर पार्टी अपने हिसाब से, अगर नाली बनवा दी तो उसे भी विकास कह देती है, और अगर बिजली के तार बदलवा दिए तो उसे भी विकास कह देती है। तो और जनता को ये समझ में नहीं आते आखिर वो विकास है क्या जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो। लेकिन इनका कार्यकर्ता उत्साहित है, जैसे जो भी हो रहा है, चाहे वो गलियां बन रही हैं, चाहे वो सड़कें बन रही हैं, जो भी बन रहा है, ये इसको विकास ही मानते हैं, और आम जनता भी इसको विकास मानती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है काम, खिलाड़ियों ने एक अच्छा रुतबा दिखाया है, प्रदेश के खिलाड़ियों ने, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो पिछले बैकग्राउंड तो कोई है ही नहीं, कि आज तक ये कभी सत्ता में रही नहीं है, पहली बार सत्ता में आई है, और पहली बार जितना इन्होंने काम किया है, मेरे ख्याल में कांग्रेस या किसी और ने इतना नहीं किया होगा। नहीं, खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया तो ट्विटर पे तो संग्राम सा छिड़ गया अनिल विज के साथ। वो कह रहे थे कि 2 करोड़ देंगे, मिले 1 करोड़। उसके बाद जब खिलाड़ी ने ट्वीट किया तो अनिल विज तो बिखर गए। ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले तो 10 लाख था जो आज करोड़ों में है। अब उसको देने के लिए अब भी वो वादा कर रहे हैं कि हमने उनको देना है और इज्जत से देना है, कि बीच में छोटी मोटी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। लेकिन ये खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है, हर खेल के अंदर जिस तरीके से मेडल लाए हैं, वो अपना उत्साहित करने वाला है। ये सारे देश को नहीं, प्रदेश को भी पता है कि हरियाणा का नाम बड़ा अच्छा है। ठीक है बालमुकुंद जी, ये मैं सतीश जी ने एक नई बात शुरू कर दी। वैसे तो विशेषज्ञ हैं ये, इनसे मेरे को इतना ज्यादा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कह दिया कि बीजेपी ने विकास किया है, मैं सतीश जी आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं इनसे कि क्या विकास किया है। जैसे कांग्रेस ने पावर प्लांट लगाए, खेदड़ पावर प्लांट, थर्मल में खानपुर पावर प्लांट, जांडली में पावर प्लांट, यमुनानगर में पावर प्लांट, इसी तरीके से हमने एम्स बढ़ाया बाडसा में। तो कांग्रेस ने इतने काम किए हैं, बीजेपी एक काम तो अब हमने महिला विश्वविद्यालय हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय अगर बनाया है खानपुर में, तो कांग्रेस के शासनकाल में बनाया है। नई नई रेल लाइन बिछाई गई हैं। तो आप ये, मैं तो ये आपसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी ने तो किया कि रेल कारखाना हमने सैंक्शन किया था, उन्होंने रेल वर्कशॉप बना दिया, मेंटेनेंस एक वर्कशॉप बना के रख दी। बीजेपी ने तो हरियाणा में किया ही कुछ नहीं। सतीश जी जैसे बता रहे थे इन्होंने विकास किया, ये तो बड़ा हंसने वाली बात है, हास्यास्पद है। कांग्रेस के लिए गिनाने के लिए एक लंबी फेरिस्त है। जैसे मैंने आपको पावर प्लांट का जिक्र कर दिया, एम्स का जिक्र कर दिया, हॉस्पिटलों का जिक्र कर दिया। सतीश जी से मैं निवेदन करता हूं, अगर बीजेपी के प्रवक्ता साथी से नहीं बताया जाता, ये उनकी मदद कर दे, 1-2 काम ये हमें बता दे, ताकि मेरे को वो जो 154 का संकल्प पत्र बीजेपी ने दिया था उसमें से मैं टिक मार्क कर लेता हूं, कोई 1-2 काम इन्होंने कर दिया तो मैं धन्यवाद भी कर दूंगा प्रदेश की जनता की तरफ से इनका। सतीश जी बता दे कृपा करके क्या किया है। ठीक है सतीश जी, आपको ये लग रहा है कि मतलब काम अगर कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जो मनोबल है कार्यकर्ता का वो बढ़ा हुआ है, लिहाजा कार्यकर्ताओं के बल पर
पार्टी इस जो चुनाव है, उपचुनाव है, उसमें जीत हासिल करने का दम भर रही है? पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात पे इनको यकीन है कि जो हाईकमांड जो फैसला करेगा वो बेहतर करेगा और इस उपचुनाव में हमें जीत मिलेगी। वैसे मैं इनको एक बता दूं कि मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बिल्कुल, हूं कि जो मैं बीजेपी के काम विकास के कार्य गिनवाऊं, लेकिन इन्होंने तो 50 साल राज किया है हरियाणा में। ठीक है, ये इनके पास तो पूरा आधार है, ये कुछ भी बता सकते हैं, सारा काम ही इन्होंने कराया है। बीजेपी 4 साल में क्या कर सकती है वो उसको बीजेपी का प्रवक्ता ही बताए, बेहतर तो यही है। ठीक है। बालमुकुंद जी, आप लोगों का शासन भी लंबा रहा है और आप लोगों के मुख्यमंत्री ज्यादा रहे हैं, तो लिहाजा काम तो जो कुछ अब तक हुआ है वो कर ही होगा आप लोगों ने। उस चीजों को आप चुनाव के दौरान रख सकते हैं और सरकार की नाकामियों को भी रख सकते हैं। लेकिन सवाल यहां से उठ रहा है कि अगर सरकार नाकाम रही है तो जो अभी नगर निगम के चुनाव हुए उसका बार बार जिक्र किया जाता है सरकार की तरफ से, वो नाकामी या वो सरकार को सफलता क्यों मिली, इसका क्या आकलन आप लोगों ने किया? बालमुकुंद जी, बालमुकुंद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है सतीश जी, मैं आपका रुख करूंगा, कुछ तकनीकी समस्या है। सतीश जी, जिस तरह से अब मौजूदा सरकार है और जाहिर सी बात है जो मेयर चुनाव हुए उसमें जो जीत मिली वो कहीं ना कहीं एक तरह से उसको लेकर भी सरकार ने माहौल अच्छा खासा बनाया और लगातार मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सभी लोग हर प्रेस वार्ता में, यहां तक कि प्रधानमंत्री से मुलाकात भी उन मेयरों की करवाई। एक माहौल सा बन गया कि मेयर चुनाव में जीत एक तरह से मैंडेट मिल गया है सरकार को अपने कामों पर। उस चीज को कहीं ना कहीं जींद उपचुनाव में भुनाने की भी भरपूर कोशिश होगी। निस्संदेह भुनाने की कोशिश भी होगी और जो पानीपत, खासतौर से पानीपत के मेयर ने जिस रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है उसका जिक्र प्रधानमंत्री को भी अपने भाषण में करना पड़ा। उन्होंने भी इसका पानीपत का जिक्र किया कि इतनी अच्छी जीत है, इतने पार्षद जीत के आए हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल में कभी कांग्रेस के भी नहीं जीते, किसी के भी नहीं जीते, लेकिन ये पहला मौका है जब बीजेपी के इतने पार्षद जीते हैं और मेयर ने इतने रिकॉर्ड मत लिए हैं। जी बालमुकुंद जी, आप ठीक है, लेकिन सतीश जी, जो एक सवाल यहां से ये उठा कि जिस तरह से विपक्ष के नाम पर नगर निगम चुनाव में सिर्फ आईएनएलडी और बहुजन समाज पार्टी थी, बाकी विपक्ष के नाम पर अगर कहा जाए तो समर्थित उम्मीदवार परोक्ष रूप से तमाम लोग थे, उसका फायदा भी बीजेपी को मिला था। इसका कारण क्या है सर? इसका कारण यही है ना कि कांग्रेस में फूट थी, उन्होंने अपना सिंबल नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस अगर अपना सिंबल देती तो सारी टिकटें जिनको जो कैंडिडेट थे उनका फाइनल करने वाले सिर्फ तंवर जी होते। यहाँ इन्होंने अपने किसी भी कैंडिडेट को गली में खड़ा कर दिया कि ये कांग्रेस का है और ना इनके पास सिंबल था, इसलिए इनको पिछड़ना पड़ा। अब ये सही मायने में चुनाव है, इसके अंदर सभी पार्टियां अपने सिंबल पर लड़ेंगी। अब यहाँ सबकी ताकत का पता लग जाएगा, लेकिन जिसको जितने मत मिलेंगे उसका दूरगामी परिणाम होगा। अगर बीजेपी पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है तो इसका बहुत ही असर पड़ेगा। कांग्रेस कितने मत लेती है, कांग्रेस ने 4 जीत वहां दर्ज की है उस जींद उपचुनाव में, लेकिन ये आज तक यहाँ अब इसकी ये आपस की फूट इनको मार रही है, कोई कैंडिडेट को फाइनल नहीं कर सके। आज 10 तारीख को कह रहे हैं करेंगे हम। ठीक है बालमुकुंद जी, टिकट फाइनल करने में जिस तरह से गुटबाजी है उसका जिक्र सतीश जी कर रहे हैं, साथ ही अब तक आप लोगों का शासनकाल हरियाणा में रहा, आपके मुख्यमंत्री रहे, ज्यादा से ज्यादा समय आप लोगों ने गुजारा। ऐसे में जनता के बीच जाके आप बता सकते हैं और सरकार की नाकामियों को भी उजागर कर सकते हैं, और इन तमाम चीजों का असर जनता पे कितना पड़ता है या नहीं पड़ता है वो तमाम चीजें परिणाम के बाद सामने आएंगी। लेकिन बार बार जो एक पैमाना अब सेट कर दिया गया कि मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, लिहाजा जनता का जो मैंडेट है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है, इसको किस तरह से आप काउंटर करेंगे? देखिए, ये तो एक तरह से जुमला हो गया कि एक दौड़ने वाला है और वही अपनी पीठ थपथपा रहा कि मैं जीत गया। जब दौड़ने वाला एक है तो वो जीत गया हार गया, इसका तो फैसला ही नहीं हो सकता ना जी। कांग्रेस कम से कम राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी ये नीति रही है कि हमने हरियाणा में आज तक कभी निगम का चुनाव नहीं लड़ा। इस बार प्रदेशाध्यक्ष ने, चूंकि बहुत ज्यादा हमने मेहनत कर रखी थी 4.5 साल कार्यकाल में, और वो युवा अध्यक्ष हैं, वो एक नई पारी शुरू करना चाहते थे और हमने निवेदन भी किया था हमारी राष्ट्रीय हाईकमान से कि वो निगम के चुनाव सिंबल पर करवा दिए जाएं। ठीक है, फैसला हुआ कि नहीं कर सकते, तो फिर हम तो मैदान में नहीं थे ना जी। उसके बाद बीजेपी अकेली मैदान में लड़ रही थी और जीतने के बाद पीठ थपथपा रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप रिजल्ट देखना, आप परिणाम देखना। जिस तरीके से हमने 3 स्टेटों में वापसी की है और दमदार वापसी की है, इनका सब कुछ हिल गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की इन लोगों से, जवाब दिए नहीं बनाए इन लोगों ने। 3-4 दिन के बाद ये लोग बाहर निकल के आए हैं।
तो कांग्रेस आपको लाजमी तौर पर यहाँ भी, और जैसे मैंने आपको, देखिए आप एक चीज बताइए, हम चीज का पैमाना क्या तय करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, 1 मिनट का टाइम लूंगा। जैसे मैंने नाम गिनाए आपको, रघुवीर भारद्वाज जी, प्रमोद सहवाग जी, बालमुकुंद शर्मा, सुधीर गौतम, बलजीत रेड्डू, रमेश सैनी, सुरेश गोयल जी, विकास जयप्रकाश जी, तमाम कितने कैंडिडेट है ये जो लोग फील्ड में मेहनत कर ले 4-4.5 साल क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस की आवाज क्यों बोलते हैं। और कांग्रेस आज इस स्थिति में आई है आदरणीय डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में, आज हम 70 से 75 सीटों पर कांग्रेस विधानसभा की स्थिति हमारी मजबूत है। इतनी सीटें हम जीतेंगे और 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। तो हमने जिस तरीके से मेहनत करी है डॉक्टर अशोक तंवर जी ने, तो ये तो इसका तो एक आपको वानगी मिलेगी ना। अभी इस बाई इलेक्शन में भी देखना, लोकसभा में भी देखना, ठीक है। नगर निगम में जो हार मिलने की बात है उसका तो कोई तय पैमाना ही नहीं है ना। ये कैसे कह सकते हैं हम जीते हैं, ये नहीं जीते, अकेले ने इन्होंने चुनाव लड़ा था, उसका कोई पैमाना नहीं है। ठीक है, उपचुनाव को लेकर आप तमाम उम्मीदवार अगर इसमें निगम चुनाव में को आ रहा है तो इनेलो आ रही है। 2000 वोट आए हैं, 3000 वोट आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा एक जगह तो 2% से भी कम वोट आए हैं इस हार में। तो अगर कोई आ रहा है तो इसमें इनेलो आ रही है, जीत्या कोई नहीं है। ठीक है, अगर पैमाना इस पे देखा जाए ना जी। ठीक है बालमुकुंद जी, जितनी स्पष्ट तौर पे आप उम्मीदवारों के नाम भी बता रहे हैं और एक साफगोई के साथ आप कह रहे हैं बातों को, मैं चाहूंगा कि मांगेराम गुप्ता के नाम पर क्या विचार चल रहा है पार्टी के भीतर? क्या वो भी संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है, उनके बेटे या वो? देखिए, हम एक राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक तौर पर हम लोगों में, राजनीतिक दलों में ये हमने दूसरे पे भी कटाक्ष नहीं कभी किया, आना जाना लगा रहता है। ठीक है। मांगेराम गुप्ता जी वरिष्ठ नेता रहे और वो 4 बार और 5 बार हमारी पार्टी से विधायक बने हैं। तो कुछ उनका मनमुटाव रहा होगा। दूसरा, हम तो ये मान के चले थे कि वो ज्यादा उम्र दराज हो चुके हैं, इसलिए वो घर पे आराम करें। अब उन्होंने हमें देखा, सक्रियता कुछ दिखाई है, कुछ राजनीतिक दलों ने उनसे संपर्क किया है, तो हमने भी सोचा कि भाई चलो हम भी इनसे बात करते हैं। तो इस तरीके से हमारी बात भी उनसे एक बार हुई है, फैसला कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो सक्रिय राजनीति से अपने आप ही पीछे हटके थे मांगेराम गुप्ता जी। अब वो दोबारा सक्रिय हुए हैं जी। तो पहले उनकी सेहत भी अलाउ नहीं करती थी, थोड़े बीमार थे, अब वो ठीक से उनकी सेहत काम कर रही है। ठीक है, ठीक है। सुदेश कटारिया हमारे साथ जुड़ गए, संपर्क किया हुआ। बालमुकुंद जी, सुदेश कटारिया हमारे साथ जुड़ गए। सुदेश जी, अब पूरा समय आप ही के पास है, क्या कुछ मुद्दे हावी रहेंगे और किस तरह से आप इन चुनावों में सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएंगे और विपक्ष पे निशाना साधेंगे? 2 मिनट मेरे पास बचे, 2 मिनट आपके नाम। शाकिर जी, हम तो विकास और ईमानदारी के नाम पर चुनाव मैदान में जाएंगे और निश्चित तौर पर जिंद की जनता हमें एक्सेप्ट करेगी और हमारा विधायक बनाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी का। जिस प्रकार से बालमुकुंद शर्मा जी ने अपने प्रदेशाध्यक्ष के बारे में बताया, एक विधायक भी उनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी आलाकमान की बात छोड़िए, एक विधायक हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस का उनको विधायक मानने के लिए तैयार नहीं है, उनको प्रदेशाध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस में तो कुर्सी की लड़ाई चल रही है और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश की जनता इनका चाल चरित्र चेहरा जान चुकी है और आने वाले समय में जींद में भी और हरियाणा में जिस प्रकार से 2019 में विधानसभा चुनाव वोट की चोट से इनसे बदला लेने का काम करेगी। प्रदेश की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई इसको गंभीरता से नहीं लेता। अशोक तंवर जी को एक विधायक इनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं, छोड़ के बालमुकुंद शर्मा जी को। सुदेश जी, स्पेसिफिक तौर पर जींद के लिए आपकी सरकार ने क्या किया और आगे का प्लान क्या है जींद के लिए स्पेसिफिक तौर पर? देखिए, अगर मैं जींद की बात करूं तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी मेडिकल कॉलेज है जो 26 एकड़ में 400 करोड़ की लागत से बनना है। ठीक है। बात रही यूनिवर्सिटी की, जिस प्रकार से कांग्रेस ने यूनिवर्सिटी के नाम पर 2 कमरे दिए थे, उसको आगे ले जाने का काम, उसको पूरी तरीके से चलाने का काम भी हम लोगों ने किया। जिस प्रकार से किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा देने का काम किया, जिस प्रकार से जींद की नहरों में पानी तक नहीं आता था, वो भरी पड़ी थी, उनको सफाई करवा के पानी छोड़ने का काम हमने किया। हमने आज आम आदमी के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी और विकास की डोर को मजबूत करने का काम किया। चाहे हमारे पास वहां विधायक था या चाहे नहीं था, सबका साथ सबका विकास समान रूप से हर विधानसभा में हमने काम किया, चाहे जींद हो चाहे अन्य कोई विधानसभा क्षेत्र हो, और जिसका नतीजा 28 तारीख को जींद की जनता बताएगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके। ठीक है बालमुकुंद जी, सिर्फ 10 सेकेंड। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे मेरे साथी ने कहा कि अध्यक्ष जी को अध्यक्ष नहीं मानते, मैं आपको ये बताना चाहता हूं प्रदेश की जनता को ये सब देखेंगे। मेरी अब बात सुनिए, कटारिया जी चुप रहिए। जिस दिन नामांकन पत्र हमारा प्रत्याशी करेगा, हम जब रिटर्निंग ऑफिसर को वो नामांकन का सेट सौंपेंगे, तो जैसे आप मेरे हाथ में ये कागज देख रहे हो, इस तरीके से एक तरफ तो प्रत्याशी खड़ा होगा, एक तरफ डॉक्टर अशोक तंवर खड़े होंगे, बाकी नेता उनके पीछे खड़े होंगे। अगर ये सीन, ये दृश्य आपके पास नहीं आया तो मैं मान लूंगा उनको कोई अध्यक्ष नहीं मानता। जो दृश्य आपके सामने आएगा ऐसे हम सेट सौंपेंगे, वो हमारा पार्टी प्रत्याशी, और एक तरफ डॉक्टर अशोक तंवर जी खड़े होंगे, बाकी नेता उनके पीछे खड़े होंगे। सारी कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को क्या कुछ देख रहे हैं जींद के चुनाव को लेकर? 10 सेकंड मेरे पास है, क्या फाइनल कमेंट के तौर पर जींद के चुनाव को लेकर क्या कुछ देख रहे हैं, कैसा माहौल बनेगा?
जींद के चुनाव का एक ही निचोड़ मुझे लगता है कि जिसका कैंडिडेट मजबूत होगा वो जीत भी दर्ज कर सकता है। जननायक पार्टी जी और भाजपा और चाहे इनेलो हो, ये सारे कोई भी कम नहीं है। अगर इनको कैंडिडेट अगर सही मिल जाएगा तो ये जीत दर्ज करने में सक्षम है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। बाल मुकुंद जी आपका बहुत शुक्रिया, सुदेश कटारिया आपका बहुत शुक्रिया, सतीश भारद्वाज जी आपका बहुत शुक्रिया। तो जींद के चुनाव में चेहरा एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, उम्मीदवार कौन होगा ये भी बहुत कुछ है। जींद के उपचुनाव का रिजल्ट परिणाम तय करेगा। फिलहाल इंतजार इस बात का है कि कितनी जल्दी उम्मीदवारों का नाम फाइनल करती हैं राजनीतिक पार्टियां। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।